गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू लर्नर्स एकेडमी। गुड मॉर्निंग। ओके, सो द टॉपिक फॉर टुडे इज एंगल बिटवीन टू प्लेन्स। और फिर इसी से रिलेटेड एक टॉपिक, दो टॉपिक आज कवर करेंगे इस 1 घंटे क्लास में। फर्स्ट इज एंगल बिटवीन टू प्लेन्स एंड द सेकंड इज एंगल बिटवीन अ लाइन एंड अ प्लेन। एक लाइन और प्लेन के बीच का एंगल की बात करेंगे, और उससे पहले दो प्लेन के बीच की एंगल की बात करेंगे। आपको सर कट गया, तो जैसा कि आप कह रहे हो कल सैंपल पेपर में भी था, फिर क्वेश्चन कट गया तो फिर क्यों आया। एंड मोर ओवर आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत जरूरी है। छोटे मोटे टॉपिक ऑमिट करते हुए चलोगे तो आप जो बचे हुए क्वेश्चन है वो भी नहीं कर पाओगे कई बार। ठीक है ना, कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कि बताओ दो प्लेन परपेंडिकुलर है, प्रूव करो। अब परपेंडिकुलर होना वाला कॉन्सेप्ट एंगल बिटवीन टू प्लेन्स के कॉन्सेप्ट से निकल के आता है। उन्होंने काटा तो एंगल बिटवीन टू प्लेन्स हैं, और क्वेश्चन देते परपेंडिकुलर और कहते हैं कि साहब हमने परपेंडिकुलर तो काटा ही नहीं था। फिर ठीक है ना, समझ रहे हो। तो छोटा सा और इजी सा टॉपिक है काफी, इसको मतलब छोड़ो मत। अगर आप एंगल बिटवीन टू लाइंस जानते हो, वो छोड़ो, आप एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स तो जानते ही होंगे, तो आप एंगल बिटवीन टू लाइंस भी कर लोगे, एंगल बिटवीन टू प्लेन्स भी कर लोगे, और आगे एक जो टॉपिक है एंगल बिटवीन अ लाइन एंड अ प्लेन वो भी कर लोगे। एंगल का कॉन्सेप्ट बड़ा आसान है, बहुत आसानी से हम एंगल्स निकाल सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं। सर ये फिगर बड़ा भयानक दिख रहा है, तो इस भयानक से फिगर को अपन थोड़ा सा क्या कर देते हैं अपने हिसाब से। भाई अपने को एंगल बिटवीन टू प्लेन्स ही तो सीखना है। इन्होंने एक्चुअली देखो भयानक इसलिए दिख रहा है क्योंकि देखो कल मैंने करके बताया था आपको कि प्लेन से प्लेन ऐसे टकरा रहा है, आर पार जा रहा है। तो आर पार जब आप सोचेंगे भाई आर पार, प्लेन से प्लेन आर पार चला गया, फिर उसके बीच में कौन सा एंगल बना, उस वे में सोचेंगे तो थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है सोचना। तो इसीलिए हम इस वे में ना सोच के, हम आर पार नहीं बेचते ना प्लेन को, हम प्लेन को आर पार नहीं बेचते, हम ऐसे ही रख देते हैं बुक की तरह। हम बुक की तरह रख देते हैं। लेट अस से कि ये प्लेन है, देखो इधर ये एक प्लेन है, ये एक प्लेन है जिसको मैंने उठा रखा है, ये एक प्लेन है जो हॉरिजॉन्टली है। इन दोनों के बीच का एंगल, ये प्लेन इस प्लेन से कितने डिग्री का एंगल बना है, समझ आया। ये कॉन्सेप्ट है आज का हमारा। भाई देखो भाई, ये प्लेन है, ये प्लेन है, इन दोनों के बीच में ये कितने डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, समझ आया। तो जो अपन ने अभी फिगर बनाया हुआ है स्क्रीन पे, इस फिगर के अकॉर्डिंग अपन एंगल बिटवीन टू प्लेन्स निकालेंगे, ना कि जो एनसीईआरटी में गिवन है। ठीक है ना, चलिए ध्यान से सुनना। एक प्लेन आपको ये दिख रहा है पाई 1, मैं हाईलाइट कर देता हूं, दिख रहा है बच्चों, दिख रहा है क्या, दिख रहा है। और एक प्लेन आपको ये दिख रहा है पाई 2, जो इससे जुड़ा हुआ है और इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब है। और इंटरसेक्ट हमेशा एक लाइन पे ही होता है, राइट। ये लाइन हो गई, हो गई। इस प्लेन और इस प्लेन के बीच का एंगल लेट अस से थीटा है। क्या है, थीटा। इस थीटा की वैल्यू आपको चाहिए, ये थीटा निकालना है आपको, राइट। समझ आया। अच्छा, दो प्लेन के बीच का एंगल निकालेंगे कैसे। एंगल हमेशा क्या होता है, बताओ मुझे, बताओ एंगल हमेशा किसके बीच का होता है। एंगल हमेशा दो लाइन के बीच का होता है। एंगल तो हमेशा दो लाइन के बीच का ही होता है। तो दो प्लेन के बीच के एंगल को लाइन के बीच के एंगल में कन्वर्ट कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे। देखो इधर लेट अस सपोज करो ये एक प्लेन है, ये दूसरा प्लेन है। इस प्लेन से इस प्लेन के बीच का एंगल चाहिए, तो इस प्लेन के अलोंग एक लाइन बना देंगे, और इस प्लेन के अलोंग एक लाइन बना देंगे। इस लाइन और इस लाइन के बीच का एंगल ही तो प्लेन के बीच का एंगल होगा। सिंपल सी बात है ना भाई, एंगल तो हमेशा डिफाइन ऐसे होता है, दो लाइन के बीच का इंक्लिनेशन। तो प्लेन में कैसे पहुंचे अपन, इस प्लेन के अलोंग एक लाइन, मतलब इस प्लेन के अलोंग उस डायरेक्शन में एक वेक्टर खींच देंगे या लाइन खींच देंगे, कुछ भी खींच, लाइन खींच देंगे हम, है ना। इधर भी एक लाइन खींच देंगे, इन दोनों के लाइन के बीच का एंगल प्लेन के बीच का एंगल हो गया। अब देखो यहाँ पे, जल्दी आओ जल्दी। अब यहाँ पे देखो, इस प्लेन के अलोंग हमने ये लाइन खींची, ये जो ओपी मैंने खींची है ना बेटा, ये मान लो मैंने इस प्लेन के अलोंग लाइन खींची है, और जो ओ क्यू खींची है ना, वो उस प्लेन के अलोंग खींची है। मैं एनसीईआरटी वाले तरीके से नहीं समझा रहा हूँ, बहुत ही आसान तरीके से समझा रहा हूँ। इससे समझोगे तो एंगल बिटवीन टू प्लेन बिल्कुल छप जाएगा माइंड में। तो इसके अलोंग एक लाइन खींच दी ओपी, इसके अलोंग एक लाइन खींच दी ओ क्यू। नाउ इफ आई एम सेइंग एंगल बिटवीन दीज टू प्लेन्स, तो बेसिकली आई एम सेइंग एंगल पीओ क्यू। एंगल पीओ क्यू ही इन दोनों प्लेन के बीच का एंगल है, ये सुनो। अच्छा, कोई कहे सर मैं वहां खींचूं, तो उस प्लेन में भी वहीं खींचेगा, एंगल तो बराबर ही आएगा। ऐसा तो है नहीं कि इस प्लेन में तो यहाँ खींचेगा और उस प्लेन में वहां खींचेगा, तो इन दोनों लाइंस के बीच का एंगल जब इंटरसेक्शन ही नहीं हुआ तो एंगल कैसे बनेगा। जहां भी खींच, इस प्लेन के अलोंग एक लाइन खींच, इस प्लेन के अलोंग लाइन खींच, ऐसी खींच के दोनों इंटरसेक्ट हो रहे हो, और उसके बीच का एंगल। यहां तक समझ आया। अब सुनिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूं। दो प्लेन के बीच का एंगल
उन दोनों प्लेन के नॉर्मल के बीच के एंगल के बराबर होता है। खत्म। दो प्लेन के बीच का एंगल, देखो ये प्लेन था, फिर से आओ, देखो ये प्लेन था, इस प्लेन का नॉर्मल ये है, ऐसे जा रहा है ऊपर। इस प्लेन का नॉर्मल क्या है, ये है। इस प्लेन का नॉर्मल कुछ ऐसे जा रहा होगा। तो इसके नॉर्मल और इसके नॉर्मल के बीच में जो एंगल बन रहा है ना, वो का वही एंगल यहां बनेगा, वो का वही एंगल यहां बनेगा। इज दिस क्लियर? बेसिकली ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनता है, दिस 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 दिस। इमेजिन करो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में आमने सामने के एंगल्स का सम 180 होता है। इन दोनों का सम तो 180 है ही सही, क्यों? ये 90, यहाँ पे 90 और यहाँ पे, इन दोनों का सम तो 180 है ही सही, 90 प्लस 90। बचे हुए इस इन प्लेन के बीच का एंगल और जो नॉर्मल के बीच का एंगल वहां बना, उन दोनों का सम भी क्या हो जाता है, 180। तो सॉरी, वो दोनों इक्वल होते हैं। ऐसे मानो कि ये जो प्लेन है ना, पैरेललोग्राम बनता है, पैरेललोग्राम बनता है, पैरेललोग्राम। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं बनता, क्या बनता है, पैरेललोग्राम। अब वो इमेजिनेशन करना ही पड़ेगा 3D में। देखो एक चार साइड्स का एक पॉलीगन सोचो, एक तो इसका नॉर्मल, एक इसका नॉर्मल, एक इसके अलोंग एक लाइन और एक इसके अलोंग एक लाइन। ये जो बन रहा है ना, एक पैरेललोग्राम बन रहा है। क्या बन रहा है? तो पैरेललोग्राम के आमने सामने के एंगल्स इक्वल होते हैं। ये तो इक्वल है ही, साफ साफ दिख रहे हैं 90 90, ये तो है इक्वल, है ना। तो इसके बीच का एंगल और नॉर्मल के बीच का एंगल, वो दोनों भी इक्वल हो जाएंगे, वो दोनों भी क्या हो जाएंगे। तो मेरा काम अब इतना रह गया, नॉर्मल के बीच का एंगल निकालू। नॉर्मल तो एक लाइन है, लाइन के बीच का एंगल निकालना नहीं आता क्या? उनके डायरेक्शन वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय डायरेक्शन वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड, b1 डॉट b2 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड b1 और इनटू मैग्नीट्यूड b2। अब b की जगह n रख देना, क्योंकि आपको नॉर्मल वेक्टर और नॉर्मल वेक्टर के बीच का एंगल चाहिए। समझ आया? बस चलो फिगर नोट करो फटाफट। देखो ये थीटा इक्वल टू थीटा कर रखा है मैंने। आप कहोगे सर ये पैरेललोग्राम लग नहीं रहा, ये 3D को 2D में बनाएंगे तो नहीं लगेगा, बट ये है एक पैरेललोग्राम जो ये बन रहा है ना, POQR, इट इज ए पैरेललोग्राम। प्रियांशी आपने बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेलर मिस कर दिया पिक्चर का, आप कोशिश करना पिक्चर को समझने की। चलो चलो अब जल्दी करो। जनक आप भी कल नहीं आए थे, फॉर द रीजन, अच्छा, जेन्युइन एंड ऑनेस्ट रीजन, आई अप्रिशिएट योर ऑनेस्टी। तो फिर वीडियो देख लिया था? पता नहीं कब नींद आ गई। ठीक है, लेट द टू प्लेन्स बी π1 एंड π2 विथ द गिवन वेक्टर इक्वेशंस। अब अगर आपको दो प्लेन्स गिवन होंगे तो प्लेन कैसे गिवन होंगे? प्लेन तो ना लाके रख देगा, उसके इक्वेशन देगा ऑब्वियसली। क्या देगा उसकी इक्वेशन? तो लेट अस से π1 की इक्वेशन है r डॉट n1 इक्वल टू d1 एंड π2 की इक्वेशन है r डॉट n2 इक्वल टू d2। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी कि जब भी एंगल की बात होती है तो अपने को फोकस केवल डायरेक्शन पे करना है। मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड सब गया भाड़ में, किस पे करना है? अब प्लेन के पास डायरेक्शन के नाम पे होता है उसका नॉर्मल वेक्टर, जैसे उसके पास लाइन के पास डायरेक्शन के नाम पे जो लैम्डा के साथ चीज होती थी वो होती थी, जैसे a प्लस लैम्डा b1 होता था, तो b1 उसका डायरेक्शन होता था, तो वहां पे अपन b1 b2 को मल्टीप्लाई करते थे, यहाँ पे अपन n1 n2 को मल्टीप्लाई करते हैं। कितना आसान है। हाँ तो बेटा 3D फिगर को 2D में अपन प्लॉट करेंगे तो वो इमेजिन नहीं कर पाएंगे, बट इट इज ए पैरेललोग्राम। अगर रोम्बस भी होगा तो रोम्बस इज आल्सो पैरेललोग्राम। रोम्बस तो तब हो जाएगा जब चारों ये बराबर हो जाए। नहीं, अगर ये रोम्बस होगा तो इसके चारों बराबर होंगे, ये PO OQ QR एंड PR, ये चारों अगर बराबर होंगे तो ये रोम्बस होगा। तो रोम्बस कब बनेगा? सुनो, जब आप इस प्लेन के अलोंग जो लाइन खींच रहे हो और इस प्लेन के अलोंग जो लाइन खींच रहे हो बराबर मैग्नीट्यूड की खींचो, तो फिर इनके नॉर्मल और नॉर्मल का इंटरसेक्शन करा के वो रोम्बस बनेगा। एंड रोम्बस भी बनेगा तो रोम्बस इज आल्सो पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम तो बनेगा ही बनेगा कुछ भी हो जाए। ठीक है, क्लियर है?
एंड 2D में अपन ड्रॉ करेंगे तो ऑब्वियसली पैरेललोग्राम तो नहीं बना पाएंगे, बट इमेजिन ही कर पाएंगे, और कोई चारा नहीं है। जबरदस्ती बनाओ तो फिर बात अलग है। अब इमेजिन करो, देखो ये प्लेन है, इस यहाँ से एक नॉर्मल जा रही है, इसमें यहाँ से एक नॉर्मल जा रही है, इसके अलोंग ये एक पैरेललोग्राम बन रहा है, ये एक पैरेललोग्राम बन रहा है ना, इसकी ये साइड से ये साइड से। तो कहां तक नोट किया? दोनों की इक्वेशंस नोट कर ली। नाउ द हाँ करो। नाउ द एंगल बिटवीन टू प्लेन्स पाई 1 एंड पाई 2, वो एंगल पीओ क्यू हुआ, ये तो समझ आ गया ना, एंगल पीओ क्यू हो गया इन दोनों के बीच का एंगल। ठीक है, इस डिफाइंड एस, उसको डिफाइन कैसे किया गया है? एंगल बिटवीन द नॉर्मल्स, एंगल बिटवीन द नॉर्मल्स, n1 एंड n2 के बीच का एंगल ही वो एंगल माना जाएगा टू द प्लेन्स पाई 1 एंड पाई 2। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो एंगल पीओ क्यू जिसकी मुझे तलाश है वो एक्चुअली पी आर क्यू के बराबर है। पी आर क्यू उनके नॉर्मल के बीच का एंगल है, बोलो पी आर क्यू। देखो फिगर में पी आर क्यू कहाँ है, ये रहा पी आर क्यू, उनके नॉर्मल के बीच का एंगल है ना। तो इस प्लेन के बीच का एंगल निकालो या उसके नॉर्मल के बीच का एंगल निकालो, बराबर माना जाएगा। तो पीओ क्यू विल बी इक्वल टू व्हाट? पी आर क्यू, जिसको थीटा रखी दिया है, और उसका निकालने का फॉर्मूला ये इजी सा फॉर्मूला है, कॉस थीटा इक्वल टू एन, ये तो है मॉडुलस वाला साइन, याद रखना ये तो है मॉडुलस वाला साइन, बिकॉज n1 डॉट n2 ऑलरेडी मैग्नीट्यूड है, n1 डॉट n2 तो ऑलरेडी मैग्नीट्यूड स्केलर क्वांटिटी आएगी, तो ये इसका मॉडुलस लगाया मैंने। मॉडुलस मतलब अगर पॉजिटिव, अगर नेगेटिव आ जाए तो पॉजिटिव कर दीजिएगा। ओके, डिवाइडेड बाय नीचे मैग्नीट्यूड है n1 का मैग्नीट्यूड इनटू n2 का। ये मॉडुलस इसलिए लगाते हैं ताकि थीटा एक्यूट एंगल निकल के आए, ठीक है, क्योंकि अगर माइनस में चला जाएगा तो सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा कॉस थीटा, तो फिर वो ऑब्ट्यूज एंगल निकल के आएगा। हालांकि किसी भी चीज के बीच का एंगल निकालते हैं तो एक नहीं दो निकलते हैं ना। अगर मैंने कहा एक लाइन और दूसरी लाइन के बीच का एंगल 60 डिग्री है, तो दूसरी तरफ से देखो 320 डिग्री भी है, 360 में से माइनस कर दें, तो अपन उस एंगल को नहीं माने, अपन जो एक्यूट एंगल को कंसीडर करें, इसलिए अपन मॉडुलस लगाते हैं। इसलिए क्या लगाते हैं अपन? मॉडुलस लगाते हैं। ठीक है, और यहां से थीटा क्या निकल के आएगा? कॉस इनवर्स लगा दो बस। तो एंगल बिटवीन टू लाइंस का ही फॉर्मूला है या नहीं है? वहां पे B1 B2 लगाते थे, यस और नो? यहाँ पे n1 n2 लगा रहे हैं क्योंकि वहां पे B1 B2 उनकी डायरेक्शंस हुआ करती थी, यहाँ पे n1 n2 प्लेन की डायरेक्शंस हैं, और एंगल का हमेशा जो मतलब रहा है वो उसकी डायरेक्शन से रहा है, मैग्नीट्यूड से कभी भी नहीं रहा है। हो गया यहाँ तक? हो गया। चलिए बात करते हैं, अगर कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशंस गिवन हो तो कार्टेशियन फॉर्म में कैसे गिवन होगी इक्वेशन बताओ? ax प्लस बी वाई प्लस सी वाई प्लस डी इक्वल टू 0। प्लेन की इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में कैसे गिवन होती है? ax प्लस बी वाई प्लस सी वाई प्लस डी इक्वल टू 0। तो वहां पे डायरेक्शन का काम कौन करता है? ए बी और सी। वहां पे डायरेक्शन का काम कौन करता है? ए बी और सी। तो क्योंकि दो इक्वेशन होंगी तो a1 a2 b1 b2 c1 c2 d1 d2, 8 कोएफिशिएंट्स मिलेंगे आपको दो इक्वेशन से, तो उसमें d1 d2 को तो भगाओ, d1 d2 को तो भगाओ। काम के कौन कौन से हैं? a1 b1 c1 a2 b2 c2, उनका डॉट प्रोडक्ट चाहिए, तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 के आगे मॉडुलस, नीचे मैग्नीट्यूड चाहिए a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर का रूट, a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर रूट। इजी। चलो आ जाओ, तो कार्टेशियन फॉर्म यही बनती है हमारी
जो देख रहे हो आप, थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स ऊपर a1 a2 b1 b2 c1 c2 डॉट प्रोडक्ट ही तो चाहिए ना n1 और n2 का। ये तो n1 डॉट n2 डॉट प्रोडक्ट आ गया, ये आ गया n1 का मैग्नीट्यूड और ये आ गया n2 का मैग्नीट्यूड। उधर क्यों नहीं किया, इधर क्यों नहीं किया बताओ। इक्वेशन में इसमें भी डी था, देखो ध्यान से, पाई वन एंड पाई टू की इक्वेशन में इधर भी d1 और d2 था, केवल n1 और n2 को क्यों किया, बिकॉज एंगल का मतलब केवल डायरेक्शन से है। वो मैग्नीट्यूड देने के लिए अपन ने एक हर एक चीज में दो कंपोनेंट्स है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो प्लेन में डायरेक्शन का काम ये नॉर्मल वेक्टर करता है, और ये d1 d2 जो भी है, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन भी होता है कई बार, ये कई बार नहीं भी होता है, जो भी है उसके मैग्नीट्यूड बताने के लिए कि ओरिजिन से कितना दूर है। समझ में आ रही बात। और एंगल का काम मैग्नीट्यूड या मतलब कांस्टेंट टर्म से नहीं होता, ये कांस्टेंट टर्म है एक तरीके से d1 d2। ठीक है, जब अपन डिस्टेंस की बात करेंगे ना भी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, फिर इनका काम आएगा। ऐसा नहीं है कि ये हमेशा वेस्ट है, ये वहां पे काम देंगे। तो एंगल बिटवीन टू प्लेन्स क्लियर है बच्चों। अब मैं लिखवा नहीं रहा हूं, जनरली बात कर रहा हूं। सपोज करो अगर एक प्लेन दूसरे प्लेन के परपेंडिकुलर है तो क्या होगा बताओ। तब क्या होगा, यहाँ पे इन फॉर्मूला के साथ क्या फेरबदल होगा। देखो अगर वो दोनों परपेंडिकुलर है तो ये 90 डिग्री हो जाएगा, और cos 90 क्या होता है 0, तो ये इससे मल्टीप्लाई होकर 0, दैट मीन्स इनका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 0। दैट मीन्स अगर कार्टेशियन फॉर्म में बात करें तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो सिंपली याद रखना है, अगर हमारे पास दो प्लेन्स हैं, दो प्लेन्स परपेंडिकुलर हैं, तो उनके नॉर्मल वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। दोनों प्लेन्स के नॉर्मल वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 0। अच्छा, कार्टेशियन फॉर्म में गिवन है तो a1 a2 b1 b2 c1 c2 का सम क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब क्वेश्चन ये भी कर सकता है कि प्रूव करो ये परपेंडिकुलर है, क्वेश्चन ये भी कर सकता है कि ऑलरेडी दिया हुआ परपेंडिकुलर है और कुछ मिसिंग पार्ट निकालवा लिया। ठीक है, अब बात करते हैं पैरेलल है, उसकी भी बात कर लेते हैं। पैरेलल है तो cos 0 डिग्री, cos 0 डिग्री क्या होगा 1, तो ये इधर जाके क्या हो जाएगा सिंपली इसके बराबर हो जाएगा ना। तो इनका डॉट प्रोडक्ट अगर इनके मैग्नीट्यूड के बराबर है तो याद करो अपन ने वेक्टर में पढ़ा था, ऐसा कुछ निकल के आएगा। कैसा, a1 बाई a2 इक्वल टू, अब वो कैसे निकल के आया उसके लिए वेक्टर की वीडियो देखो आप, है ना, उसको यहाँ डिस्कस नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ शॉर्टेज, और कुछ लैम्डा टाइम्स कुछ नॉन पॉजिटिव स्केलर निकल के आएगा। यानी कि दो प्लेन्स में अगर दोनों पैरेलल हैं तो नॉर्मल वेक्टर्स जो हैं, नॉर्मल वेक्टर्स प्रोपोर्शनल होंगे, उनके डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे, या फिर यूं कहूं कार्टेशियन फॉर्म में गिवन है तो d1 और d2 को तो छोड़ो, परपेंडिकुलर पैरेलल में भी उसका कोई रोल नहीं है, केवल a1 a2 का रेशियो b1 b2 के रेशियो के बराबर और c1 c2 के रेशियो के बराबर होना चाहिए, दैट इज इट। ठीक है, छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, आप पहचानना कि पैरेलल है कि परपेंडिकुलर। 2x प्लस 3y माइनस z इक्वल टू 10, एक इक्वेशन ये है, एक प्लेन की कार्टेशियन फॉर्म में दे रहा हूं, राइट। एंड 18x प्लस 27y माइनस 9z इक्वल टू 20। बोलो पैरेलल है कि परपेंडिकुलर है, पैरेलल है, पैरेलल भी नहीं है, इनका 1/9 क्यों नहीं आ रहा, माइनस जेड बाई माइनस क्यों नहीं है। 2/18 1/9, 3/27 अगेन 1/9, एंड -1/-9 अगेन 1/9। इसको तो देखना ही नहीं है, एंगल में इसका कोई काम ही नहीं है, एंगल देखना या परपेंडिकुलर देखना पैरेलल देखना उसका कोई काम ही नहीं है। सो रेशियो इक्वल आ रहा है, सो आई कैन से द प्लेन्स आर पैरेलल। ठीक है, समझ आया, इजी। और वेक्टर फॉर्म में उसके डायरेक्शन रेशियोज पकड़ लेना और उनके रेशियो चेक कर लेना। ठीक है ना, फिर तो उनके बीच में कुछ एंगल होगा ना, उनके बीच में भाई अगर प्लेन्स पैरेलल और परपेंडिकुलर नहीं है तो फिर और क्या हो सकते हैं, फिर उनके बीच में कुछ भी एंगल हो सकता है, 30 डिग्री का एंगल हो दोनों के बीच में, 20 डिग्री का एंगल हो। परपेंडिकुलर में ये देखना पड़ेगा, 2 इंटू 18 36, 3 इंटू 27 कितना होगा 387,
नहीं 81, हाँ, प्लस 1 into 9 -1 into -9, 9, तो ये जीरो नहीं हुआ ना, ये जीरो नहीं हुआ ना। परपेंडिकुलर में होता है तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, इसके डायरेक्शन रेशियोज का डॉट प्रोडक्ट जीरो होना चाहिए। अगर ये होता है तो वो परपेंडिकुलर है, तो अगर पैरेलल नहीं है तो परपेंडिकुलर होने की गारंटी नहीं है। वो खुद क्वेश्चन नहीं कह रहा है कि चेक करो पैरेलल है या परपेंडिकुलर, तो फिर दोनों बातें चेक करनी है। ठीक है, ओके, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। इसी से रिलेटेड टॉपिक है बच्चों, एंगल बिटवीन अ लाइन एंड अ प्लेन। एक बार हेडिंग नोट करो और फिर चीजों को समझो पहले। एंगल बिटवीन अ लाइन एंड अ प्लेन, आपकी बुक में ये पता नहीं क्यों अलग अलग दिया हुआ है। पहले एंगल बिटवीन टू प्लेन्स दिया हुआ है, फिर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दिया हुआ है, फिर लास्ट में दिया हुआ है। मुझे कुछ समझ नहीं आया लॉजिक उसका। वैसे एनसीईआरटी ऐसा करती नहीं है, एनसीईआरटी हमेशा लॉजिक से ही चलती है। बट यहाँ पे मुझे आउट ऑफ लॉजिक दिखाई दी कि जब अपन एंगल बिटवीन टू प्लेन्स की बात कर ही रहे हैं तो वाई नॉट टू टॉक अबाउट एंगल बिटवीन अ लाइन एंड अ प्लेन। उसी समय क्यों नहीं बात कर लें उसकी। हाँ, ये लॉजिक हो सकता है कि प्लेन प्लेन का काम पहले कर लें, फिर लाइन की बात ही बाद में करें। एंड कॉन्सेप्ट भी रिलेटेड है ना, जो फॉर्मूला बनेगा ना वो भी रिलेटेड बनेगा। ठीक है, शुरू करें। एक स्टिक थी ना यहाँ पे। केवल हेडिंग नोट डाउन करो एंड लुक है। फिर देखो, लेट अस से दिस इज अ प्लेन एंड दिस इज अ लाइन। अब लाइन और प्लेन के बीच का एंगल निकालना है, दैट मींस ये एंगल निकालना है, ये वाला एंगल जो बन रहा है। अच्छा, एंगल तो हमेशा दो लाइंस के बीच में। कोई है? आजा भाई, आजा राजा, आजा राजा, जल्दी आजा। या तो तू जल्दी आता है या लेट आता है, या तो तू 7:30 बजे आ जाता है और या फिर 8:30 आता है। तो अभी तू गया था तब बोला ना 8 का टाइम है। अभी तू गया तभी भी तो तेरे को बताया भैया। नहीं, पहले तू गया था, तेरे को बोला ना 8 बजे क्लास चालू हो जाएगी। हाँ, तो ये रहा प्लेन, ये रही हमारी लाइन। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द एंगल बिटवीन दिस प्लेन एंड दिस लाइन। क्योंकि एंगल हमेशा लाइंस के बीच भी डिफाइन होता है ना, तो वी विल ड्रॉ अ लाइन अलोंग दिस प्लेन ऐसे। और अब मैं इस लाइन और इस लाइन के बीच के एंगल की बात कर रहा हूं। इस लाइन और इस लाइन के बीच की जो एंगल होगी वही इस प्लेन और इस लाइन के बीच के एंगल होगी, राइट। अब सुनिए, इस पॉइंट पे अगर मैं एक नॉर्मल ड्रॉ कर लूं, नॉर्मल टू दिस प्लेन ड्रॉ कर लूं, ठीक है, तो इस नॉर्मल और इस लाइन के बीच का एंगल क्या है? 90 डिग्री है ना। इस नॉर्मल और इस लाइन के बीच का एंगल क्या है? 90 डिग्री। इस नॉर्मल, सपोज करो नॉर्मल ऐसे मानो, इस नॉर्मल और इस लाइन के बीच का एंगल क्या है? जो भी है, मतलब आप मुझे बताओ, आप एंगल बिटवीन टू लाइंस निकालना तो जानते हो ना, एंगल बिटवीन टू लाइंस निकालना तो जानते हो ना। तो आप इस प्लेन को भूल जाओ, आप इस नॉर्मल और इस लाइन के बीच का एंगल निकाल सकते हो क्या? ये भी एक लाइन है, ये भी एक लाइन है, लाइन और लाइन के बीच का एंगल तो निकालते हो ना। दोनों के डायरेक्शन वेक्टर्स का cos थीटा इक्वल टू b1 b2 डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड b1 मैग्नी। ये अगर एक नॉर्मल है तो इसके पास भी b1 b2 कुछ होगा। ये एक लाइन है तो इसकी डेफिनेशन भी वेक्टर a प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर b1 b2 कुछ देगा वो। तो इन दोनों के बीच का एंगल निकाल सकते हो आप, ये वाला एंगल जो छोटा सा दिख रहा है। अब आपको ये टोटल चाहिए, आपको ये क्या चाहिए? टोटल चाहिए। तो ये टोटल एंगल कैसे निकलेगा बताओ? सुनो, सुनो मेरी बात सुनो। अब हमने एक गलती कर दी, हमने इसको ऑब्ट्यूज एंगल माना, इसको एक्यूट एंगल मानो। क्यों? क्योंकि वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट एंगल्स वी आर कंसिडरिंग ओनली एक्यूट एंगल्स। या तो फिर आप ये वाला एंगल मानो, पीछे वाला। जब इस प्लेन और इस लाइन के बीच के एंगल की बात कर रहे हैं ना, तो डोंट कंसीडर दिस एंगल, दिस एंगल कंसीडर होगा।
एक्यूट एंगल ही कंसीडर होगा, क्योंकि पूरे कॉन्सेप्ट में हमने हमेशा मॉडुलस लगा के उसको एक्यूट बनाया है। तो अब मैं इसकी पोजीशन ही चेंज कर देता हूँ, अब अच्छे से समझ आएगा। मैं ले ही एक्यूट एंगल ले रहा हूँ। ये एक्यूट एंगल दिख रहा है आपको, ये लाइन दिख रही है आपको, ये एंगल चाहिए, आपको ये एंगल चाहिए, ये वाला। तो लेट अस ड्रॉ ए नॉर्मल। नॉर्मल और इस लाइन के बीच का एंगल जो होगा, मान लो नॉर्मल और इस लाइन के बीच का एंगल 30 डिग्री है, तो ये एंगल 60 डिग्री नहीं होगा क्या? क्योंकि ये टोटल तो 90 है ना? तो अब आप आसानी से इन दोनों के बीच का एंगल निकाल सकते हो, और 90 में से उसको माइनस करके ये एंगल निकाल सकते हो। भाई आपको कॉन्सेप्ट कुछ भी नहीं आता, तो यू कैन जस्ट फाइंड द एंगल बिटवीन दिस लाइन एंड दिस लाइन। ये भी लाइन ही है, जो भी निकले, मान लो आपका 32 डिग्री निकला, 90 में से 32 माइनस करके आप इस प्लेन और इसके बीच का एंगल निकाल सकते हो। ठीक है, समझ आया? चलो अब कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। देखो उसमें एक्यूटी बनाया था मैंने, बट वो फिर स्टार्ट करते करते ऑब्ट्यूज हो गया, पता नहीं कैसे। तो लेटस से कि ये तो है प्लेन, ये तो है प्लेन, और ये है वो लाइन, ये है वो लाइन। अब लाइन और प्लेन के बीच का एंगल निकालने के लिए अलोंग द प्लेन एक लाइन बना दी मैंने, अलोंग द प्लेन बना दी। सो थीटा एंगल निकालना है अब आपका। आपका टारगेट क्या है? थीटा एंगल निकालना है। तो मैंने क्या करा, उसी पॉइंट पे जहां पे वो दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है, उसी पॉइंट पे एक नॉर्मल बना दी। तो इस नॉर्मल और इस लाइन के बीच का एंगल क्या हो गया? 90 माइनस थीटा। इस नॉर्मल और इस लाइन के बीच का एंगल क्या हो गया? क्यों? क्योंकि नॉर्मल टोटल 90 डिग्री बनाता है, उसके प्लेन के अलोंग जो लाइन बनेगी उससे टोटल कितना बनाएगा? वो 90 डिग्री बनाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 90 माइनस थीटा। तो अब अपन सिंपली इस एंगल को तो भूल जाएंगे, अपन इस एंगल को निकालेंगे और उसको 90 में से माइनस करके फिर ये एंगल आ जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं ये एंगल कैसे निकालेंगे। तो सुनो, अगर ये लाइन है तो इसकी डेफिनेशन कुछ ऐसे देगा वो, इस, हाँ देखो रिक्वायर्ड एंगल ये है ना, तो मैंने जानबूझ के उसको थीटा माना है कि जैसे ही थीटा आएगा तो वही मेरा रिक्वायर्ड एंगल होगा, कुछ और नहीं सोचना पड़ेगा। रिक्वायर्ड एंगल तो ये ना, टास्क तो ये है ना, टास्क तो ये है ना। तो आप उस एंगल को, मान लो इसको भूल जाओ, इसको आपने निकाला, मान लो कि ये निकल गया फाई, मान लो आपने एंगल फाई निकाल लिया। अब एंगल फाई जो है वो 90 माइनस थीटा के बराबर है, तो थीटा क्या होगा? 90 माइनस फाई होगा। होगा, बात वही हो गई ना कि ये एंगल निकालने के लिए जो वो एंगल निकला उसको 90 में से घटाना पड़ेगा, कैसे भी सोचो। ये एंगल निकालने के लिए वो मान लो फाई निकला, तो फाई इक्वल टू 90 माइनस थीटा है, तो थीटा इक्वल टू 90 माइनस 5 नहीं है क्या? कुल मिला के इन दोनों का सम, फाई प्लस थीटा का सम 90 है ना। तो ये निकालो तो उसको 90 से माइनस करो, वो निकालो तो उसको 90 से माइनस करो, दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है ऐसे मान लो। ठीक है, हाँ जी। अब मैं बात कर रहा था, अब हमारा टास्क है सर इस लाइन के बीच का एंगल और इस लाइन के बीच का एंगल, राइट? अगर ये एक लाइन है, अगर ये एक, तो इसकी डेफिनेशन कुछ ऐसे होगी, यस और नो, एंड इट इज अ वेक्टर। तो इस वेक्टर और इस लाइन के बीच का एंगल निकालने के लिए इसका भी डायरेक्शन वेक्टर पकड़ लो। इसका डायरेक्शन वेक्टर कौन है? बी। तो एन वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल ही तो इन दोनों के बीच का एंगल है, यस और नो? अब कैसे निकालोगे? जैसे दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करना होता है, एन वेक्टर और बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कर देंगे और ये मॉडुलस लगा देंगे वाई, ताकि एक्यूट एंगल निकल के आए, और फिर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एन इनटू, ये हो जाएगा थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स। यहां से जो आंसर आएगा उसको 90 से घटा देंगे तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो ये तो हो गया एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग। अब जब अपन इसको सॉल्व करने बैठेंगे ना, तो होगा क्या, क्या फॉर्मूला क्या क्रिएट होके आएगा। ये तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, फॉर्मूला नहीं आता तो आप इस तरीके से कर सकते हो कि पहले लाइन और नॉर्मल के बीच का एंगल निकाल लिया और 90 में से घटा दिया। ठीक है, अब डायरेक्ट फॉर्मूला बन के आता है, तो उसके लिए फिगर नोट करो। तो हम नीचे चलते हैं, फिर बी वेक्टर उस लाइन की डायरेक्शन वेक्टर है। ये लाइन की अगर मैंने डेफिनेशन दे दी वेक्टर ए प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी, दैट मीन्स ये जो लाइन है ना किसी वेक्टर बी से पैरेलल है जो इस डायरेक्शन में जा रहा है। लाइन की इक्वेशन, हाँ उसकी डायरेक्शन वेक्टर भी है। कभी भी किसी लाइन की इक्वेशन, अभी पूरी इक्वेशन भी नहीं लिखी, देखो मैंने, वेक्टर आर इक्वल टू होता है ना, कभी भी किसी लाइन की इक्वेशन ऐसे गिवन हो ना, तो उसमें वेक्टर बी उसकी डायरेक्शन बताती है। क्या बताती है? और वेक्टर ए क्या बताता है? उस लाइन पे लाया होने वाला एक पॉइंट है वो। ठीक है ना? हाँ जी, तो ये फिगर नोट करो, बना लिया सभी ने? ओके।
चलो नीचे पढ़ते हैं। लेट द गिवन प्लेन बी पाई, क्योंकि एक ही प्लेन है तो पाई 1 पाई 2 लेने की जरूरत नहीं है। विथ द गिवन वेक्टर इक्वेशन, उसकी वेक्टर इक्वेशन कुछ इस तरीके से गिवन होगी, वेक्टर r डॉट n इक्वल टू डी, फाइन। और गिवन लाइन को ले लेते हैं l, और उसकी वेक्टर इक्वेशन कुछ इस तरीके से गिवन होगी, वेक्टर r इक्वल टू a प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर b। ये एक प्लेन की स्टैंडर्ड वेक्टर इक्वेशन है, ये एक लाइन की स्टैंडर्ड वेक्टर इक्वेशन है, ठीक है। ये दोनों आपको वो दे देगा, ये दोनों चीजें वो आपको दे देगा। ठीक है, तो मुद्दे की बात तो ये है कि इन दोनों के बीच का एंगल निकालना है। ये इसकी डायरेक्शन है भाई, प्लेन में, प्लेन की इक्वेशन में डायरेक्शन का काम कौन करता है, वेक्टर एन। और लाइन की इक्वेशन में डायरेक्शन का काम कौन करता है, वेक्टर बी। और एंगल का काम हमेशा डायरेक्शन से है, एंगल का काम मैग्नीट्यूड से है ही नहीं, तो जो भी होगा इन दोनों के बीच में होगा। लेकिन ये आंसर नहीं होगा, फिर 90 में से घटाना भी पड़ेगा। वो क्यों घटाना पड़ेगा वो मैंने इलस्ट्रेशन करके आपको बता दिया, क्योंकि उससे तो ये वाला एंगल निकला है, उससे तो ये वाला एंगल निकला है, इसके बीच का एंगल निकालने के लिए 90 में से घटाना पड़ेगा। ठीक है, चलो चलते हैं नीचे। लेट द एंगल बिटवीन द लाइन एल एंड प्लेन पाई बी थीटा, यही बना मैंने, रिक्वायर्ड एंगल हमारा हमने क्या मान लिया, थीटा। लेट द एंगल बिटवीन द लाइन एल एंड द प्लेन पाई बी थीटा। क्या कहता है ये, we know that a normal vector to any plane makes an angle of 90 degree with the plane। yes obviously, कोई भी नॉर्मल वेक्टर किसी भी पॉइंट पे आप प्लेन पे बना दो तो वो प्लेन से 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। प्लेन से 90 डिग्री एंगल का बनाने का मतलब है प्लेन के अलोंग जो लाइन खींचेगी उससे वो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ठीक है, बनाएगा बेटा। सो द एंगल बिटवीन द लाइन एल and the normal vector n to the plane pi will be equal to 90 minus theta। ये भी अपन ने इलस्ट्रेशन पर फिगर में कर दिया, बस लिख रहे हैं उस बात। So the angle between the line L and the plane pi will be equal to, इतना लिख लिया। तो अभी तक अपन कुल मिला के इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि लाइन एल और प्लेन पाई के बीच के एंगल को थीटा मान लें, तो लाइन एल और नॉर्मल वेक्टर के बीच का एंगल, नहीं सॉरी, प्लेन और नॉर्मल के बीच का एंगल 90 डिग्री हो तो लाइन एल और नॉर्मल के बीच का एंगल 90 माइनस थीटा हो जाएगा। अभी तक अपन केवल इस नतीजे पे पहुंचे हैं। अब अपन एंगल की बात ही इन दोनों के बीच की करेंगे। किन दोनों के बीच की, लाइन एल की और वेक्टर एन की। और वही फॉर्मूला लगा देंगे cos थीटा वाला, जो एंगल बिटवीन टू लाइंस का या टू वेक्टर्स का फॉर्मूला हम लगाते हैं। नाउ द एंगल बिटवीन द लाइन एल and the normal vector n to the plane pi is given by using this formula। ठीक है, cos के आगे एंगल लगाते हैं अपन। एंगल कौन सा बन रहा है, अभी अपन ने इलस्ट्रेशन करके देखा कौन सा एंगल बन रहा था बेटा, 90 माइनस थीटा बन रहा था। अच्छा, लाइन एल में से उसकी डायरेक्शन रेशियो वाला वेक्टर लूंगा लूंगा और वेक्टर एन तो ऑलरेडी एक वेक्टर है वो ले लिया मैंने एज इट इज। फिर इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड,
कोई बताएगा मुझे cos 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है। तो फॉर्मूला निकल के आ रहा है भाई, साइन थीटा इक्वल टू बी डॉट एन डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड एन। थीटा का थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स हो जाता है। तो केवल और केवल ये एक फॉर्मूला है जिसमें साइन इनवर्स लगता है। बाकी सारे फॉर्मूला में जब भी अपन ने एंगल निकाला है अभी तक, क्या लगता है? हमेशा कॉस इनवर्स लगता है। वो इसलिए क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री की वजह से साइन कॉस इनवर्स साइन इनवर्स बन जाता है। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। अगर फॉर्मूला भूल जाए तो आप तो कॉस इनवर्स से उन दोनों के बीच का एंगल निकाल के 90 में से माइनस कर दो। ठीक है ना? प्रोसेस से चलेंगे। ओके फाइन। ठीक है, अब एंगल बिटवीन ए लाइन एंड ए प्लेन का कार्टेशियन का जिक्र कर लेते हैं। हालांकि आपके बुक में कहीं जिक्र नहीं है, हमने अपनी तरफ से जिक्र कर लिया है कि इन केस कार्टेशियन फॉर्म में चीजें गिवन है, तो कार्टेशियन फॉर्म में लाइन कैसे गिवन होगी और कार्टेशियन फॉर्म में प्लेन कैसे गिवन होगा? बोलो तनिषा, कार्टेशियन फॉर्म में प्लेन कैसे गिवन होगा? कार्टेशियन फॉर्म में प्लेन की इक्वेशन कैसे गिवन होगी? यस प्रियांशी, आप बताओ कि कार्टेशियन फॉर्म में लाइन की इक्वेशन कैसे गिवन होगी? वो 2D में होता था, 3D में लाइन की इक्वेशन कैसे गिवन होती है ना? कार्टेशियन पूछ रहा हूं। लाइन की इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म बताना राजा। x माइनस एक्स वन अपॉन ए इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन बी इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपॉन सी। कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन 3D है। कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन 2D तो वो हुआ करती थी जो 10th में पढ़ते थे, एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल जो पढ़ते थे, वो भी लाइन की इक्वेशन थी। x माइनस एक्स वन अपॉन ए ये भी लाइन की इक्वेशन है, बट वो 2D में थी, ये 3D में। और प्लेन की इक्वेशन तो होती है 3D में, 2D में होती नहीं है। तो एक ही इक्वेशन बनती है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0। सो कार्टेशियन फॉर्म की बात करते हैं। ये लिख लो 400 लाइन। थीटा इज द रिक्वायर्ड एंगल बिटवीन द गिवन लाइन एल एंड द गिवन प्लेन पाई। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट कार्टेशियन फॉर्म। Let the Cartesian equation of the given plane pi be this, जो तनिषा ने बताई, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0। प्लेन की इक्वेशन तो 3D में ही बात करेंगे, 2D में बात कर ही नहीं सकते ना, जबकि लाइन की इक्वेशन की 2D और 3D दोनों में बात कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। एंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द गिवन लाइन एल बी लाइक दिस, जो प्रियांशी ने नहीं बताई, आगे बताएगी ना। ये दोनों इक्वेशन लिख दी मैंने, और अब इन दोनों के बीच का एंगल, में कोई डेरिवेशन की बात नहीं करूंगा, सीधे ही याद करो, क्योंकि आपके एनसीईआरटी में तो दिया हुआ ही नहीं है इतना कुछ। हाँ जो अच्छे से ऐसे बोलो, जो इजी होता है वो काट देते हैं, जो अच्छे से समझने में लायक होता है ना उसी को काट देते हैं। हम्म हम्म देखो, डायरेक्शन की तो बात करोगे, बताओ प्लेन के पास डायरेक्शन के नाम पे क्या चीजें हैं? ये और ये। लाइन के पास डायरेक्शन के नाम पे कौन सी चीजें हैं? ये इन दोनों के बीच का एंगल ही तो निकालोगे। तो थीटा इक्वल टू, और क्योंकि लाइन और प्लेन है तो साइन इनवर्स लगेगा, वैसे हमेशा कॉस इनवर्स लग रहा था, ऐसे मान के चलो सेम सेम चीजें होती थी ना, लाइन लाइन कॉस इनवर्स, प्लेन प्लेन कॉस इनवर्स, लाइन प्लेन साइन इनवर्स, लाइन प्लेन अलग अलग चीजें होती, क्या लगेगा? साइन इनवर्स। अच्छा जी, डॉट प्रोडक्ट करते हैं ऊपर, यानी ए इंटू ए, ए प्लस बी इंटू बी, बी बी
प्लस सी सी एंड वी विल पुट अ मॉड्यूलर साइन टू मेक द एंगल एक्यूट। और नीचे फिर इसका मैग्नीट्यूड यानी कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का सम का रूट और इसका मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर बी स्क्वायर। बन गया फॉर्मूला, बन गया ना? ठीक है, तो यही फॉर्मूला नीचे बस, दैट इज इट। So the angle between, now the angle between, angle theta between the line L and the plane pi is given by using this formula. हो गया? ठीक है, हो गया ना? चलो, जब एंगल्स की बात होती है तो यहाँ पे आपके एंगल से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट खत्म हो जाते हैं। ठीक है, सो इट्स वेरी नेसेसरी टू रिकॉल ऑल द कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू एंगल्स। तो एंगल्स किस किस के बीच में हो सकते हैं? सबसे पहले एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स हो सकता है। सेकेंडली एंगल बिटवीन टू लाइन्स हो सकता है। thirdly angle between two planes हो सकता है। एंड फोर्थ एंड द लास्ट वन एंगल बिटवीन अ लाइन एंड ए प्लेन। क्या चारों के फॉर्मूले आते हैं आपको? लेट अस फाइंड आउट। सबसे पहले एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, एंगल बिटवीन, अब दो वेक्टर्स हैं तो कोई से भी वेक्टर्स मान लो, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। क्या फॉर्मूला होगा इसका निकालने का? थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स वेक्टर ए डॉट बी, दो वेक्टर ही तो हैं ये, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड। इजी। चलो, एंगल बिटवीन टू लाइंस की बात करते हैं। तो दो लाइंस में ले लेता हूं L1 एंड L2। तो L1 की अगर इक्वेशन मान लें वेक्टर A1 प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर B1 R वेक्टर इक्वल टू, एंड इसकी इक्वेशन मान लें वेक्टर R इक्वल टू A2 प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर B2। तो इसका एंगल निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? दोनों में से डायरेक्शन डायरेक्शन उठा लो और सेम ऊपर वाला फॉर्मूला है cos इनवर्स B1 डॉट B2 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड B1 इंटू मैग्नीट्यूड B2। फाइन, कोई दिक्कत? चलो, अब बात करते हैं दो प्लेन्स की। एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, एंगल बिटवीन टू प्लेन्स। तो प्लेन्स को मैं मान लेता हूं π1 एंड π2। तो π1 की इक्वेशन मान लेते हैं, ये L1 की थी, L2 की। π1 की इक्वेशन मान लेते हैं वेक्टर R डॉट N1 क्योंकि दो हैं इक्वल टू D1, और दूसरे की मान लेते हैं R डॉट N2 इक्वल टू D2। जैसे वहां पे डायरेक्शन के नाम पे B1 B2 ले लिया, यहाँ पे डायरेक्शन के नाम पे ले लो N1 N2, और सेम वही फॉर्मूला। जब तक चीजें सेम चल रही है कॉस इनवर्स ही लगेगा, राइट? तो N1 डॉट N2 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड N1 इनटू मैग्नीट्यूड N2। और सबसे आखिरी जो अभी हमने सीखी, एंगल बिटवीन अ लाइन एंड अ प्लेन एंड अ प्लेन। तो बात करते हैं लाइन की इक्वेशन कुछ ऐसे गिवन होगी, वेक्टर R इक्वल टू, क्योंकि एक ही है तो 1 और 2 नहीं होगा, प्लस लगा दिया सॉरी, वेक्टर R इक्वल टू वेक्टर A प्लस लेमडा वेक्टर B, राइट? एंड प्लेन की इक्वेशन कुछ ऐसे गिवन होगी, R डॉट N वेक्टर इक्वल टू D। 1 2 इसलिए नहीं लगा रहा हूं क्योंकि दोनों अलग अलग चीजें। अब की बार क्या करोगे? पहली बात तो दोनों अलग अलग चीजें हैं तो कॉस इनवर्स नहीं लगेगा, इतिहास में पहली बार साइन इनवर्स लगेगा, राइट? और दूसरी बात, इसके पास डायरेक्शन के नाम पे वेक्टर बी है, इसके पास डायरेक्शन के नाम पे वेक्टर एन है। हमेशा आपने डायरेक्शन डायरेक्शन वाली चीजें ली है, जहां भी लिए तो इधर भी डायरेक्शन डायरेक्शन वाली चीजें लेंगे। तो बी और एन का करेंगे जो भी करेंगे, और ऐसा ही करेंगे जैसा ऊपर कर रहे हैं, कुछ अलग नहीं करेंगे। वेक्टर बी डॉट, कोई का सर एन पहले ले लो कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी को अगर एन पहले लेना है तो आप बेशक ले सकते हो, है ना, कम्यूटेटिव होता है वो डॉट प्रोडक्ट। इसका एक्यूट एंगल लेने के लिए मॉडुलस, और नीचे इसका मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय इसका। इससे बाहर एंगल में कुछ होता ही नहीं है। 3D में चले जाओ, 3 के आगे तो कोई डी नहीं है ना वैसे भी। ठीक है, समझ आया? क्लियर है? ये चारों फॉर्मूला आप एक जगह अभी अभी तो फिर टाइम हो रहा है, आप आराम से लिख लेना घर पे बैठ के। एक जो आप नोट्स बनाते हो उसमें लास्ट में कि एंगल्स के ये 4 फॉर्मूले ही बनते हैं जब भी बनते हैं, इसके बाद कुछ नहीं। क्लियर है ना? चलें आगे।
बस अब आगे नहीं चलेंगे आज, क्योंकि फिर सर की क्लास शुरू होगी। तो जितना भी टाइम है, लेट्स टॉक अबाउट यस्टरडेज पेपर। ओके, तो अगला जो कॉन्सेप्ट है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का है, एक क्लास और बचती है, उसमें उसी को कवर करेंगे, थोड़ा सा लेंथी कॉन्सेप्ट है वो, है ना। और उसके बाद फिर आपके सारे कॉन्सेप्ट खत्म, अपन उसके नेक्स्ट क्लास से एक्सरसाइज शुरू कर सकते हैं। तो एक बार के लिए लीव करके वापस आएंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग।